हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज में स्वागत करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मीनिंग होता है और उसके अंदर कौन कौन से स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं ये आपको बताए थे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगला पार्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, ये बोर्ड एग्जाम में या फिर यूनिवर्सिटीज एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये लगभग हमेशा हर एक साल गैप करके ये बोर्ड्स एग्जाम में या फिर यूनिवर्सिटीज एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम में जैसे बीकॉम पार्ट 1 में पूछे जाते हैं जनरली ये क्वेश्चन। ठीक है, बीकॉम पार्ट 2 में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है क्या, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उद्देश्य क्या है, समझे, यानी कि किस पर्पस से कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, समझे। तो आइए हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एक चीज और स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ लाइक करें, हम कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, अब आइए हम आते हैं अपने टॉपिक पे, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या उद्देश्य होता है, ये जानेंगे। ठीक है, तो देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस। ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, ये एक इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है। ठीक है, क्या होता है बाबू, इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है, यानी कि सूचनाओं का स्रोत होता है। ठीक है, उसके बाद इट इज मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस ग्रुप्स। ठीक है, क्या है यहाँ, इट इज मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस ग्रुप्स, यानी कि यह विभिन्न तरह के ग्रुप्स को क्या करता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये वेरियस ग्रुप्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि यह लेखांकन सूचना विभिन्न वर्गों को प्रदान करता है या उपलब्ध कराता है। ठीक है, सच एज शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉई, सप्लायर्स, मैनेजर्स, डायरेक्टर्स। ठीक है, इन सभी को ये क्या करता है, और भी बहुत सारे चीज लोग होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, समझे। उसके साथ अब आगे हम देखेंगे, चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंक्लूजन्स आर ड्रॉन ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ कंपनी। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, सॉरी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, ये इंफॉर्मेशन भी चलेगा। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि वित्तीय सूचनाओं के आधार पर। ठीक है, हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस के आधार पर क्या करते हैं, कंक्लूजन्स आर ड्रॉन ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ कंपनी, यानी कि हम क्या करते हैं कि किसी भी कंपनी का उसके प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल कंडीशन का कंक्लूजन करते हैं, निष्कर्ष करते हैं। ठीक है, यानी देखिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होते हैं, उसी इंफॉर्मेशन के आधार पर हम क्या करते हैं, उन्हीं इंफॉर्मेशन के बेस पर हम किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल कंडीशंस को क्या करते हैं, कंक्लूजन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, निष्कर्ष निकालते हैं, समझे। उसके बाद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी लिस्टेड एज फॉलोस। ठीक है,
द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी लिस्टेड एज फॉलोज। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो निम्न तरह से हो सकते हैं। ठीक है, देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो किस प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। देखिए, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ये क्या करता है, सूचनाएं उपलब्ध कराता है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि क्या करता है, वित्तीय विवरण जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, ये बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट और लॉस को प्रोवाइड करते हैं, उसको बताते हैं। उसके साथ साथ फाइनेंशियल कंडीशन को की भी जानकारी ये देते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ ये क्या करते हैं कि किसी भी कंपनी की, किसी भी संस्था का प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि उसकी लाभदायकता और उसकी शोधन क्षमता, ठीक है, की जानकारी भी ये प्रस्तुत करते हैं या प्रदान करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज अबाउट फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी। ठीक है, क्या है बाबू, नॉलेज अबाउट फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी। ठीक है, क्या है बाबू, नॉलेज अबाउट फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी, मतलब कि भावी अर्जन क्षमता, यानी कि भविष्य में ये कितना कमा सकता है, इसकी फ्यूचर में अर्निंग करने की क्या कैपेसिटी है, उसकी इंफॉर्मेशंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट देता है। ठीक है, यानी कि क्या कहते हैं, वित्तीय विवरण यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बिजनेस की क्या करता है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल कंडीशन की तो इंफॉर्मेशन देता ही है, उसकी लाभदायकता या फिर उसकी वित्तीय स्थिति की जानकारी तो देता ही है। ठीक है, जिसका अध्ययन करके, ठीक है, इसके जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, इसके जो क्रेडिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं और उससे ये इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। ठीक है, कि इस कंपनी का, इस संस्था का फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी क्या है। ठीक है, यानी कि फ्यूचर में ये कितना अर्निंग कर सकती है। ठीक है, उसके अनुसार वो जान करके इस तरह की इंफॉर्मेशन प्राप्त करके कोई भी इन्वेस्टर्स वो देखेगा कि अगर जिस कंपनी का क्या कहते हैं ये फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी बेहतर होगा, अच्छा होगा, उसमें वो इन्वेस्ट करना चाहेगा, और जिसका फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी लो होगा वो वैसे संस्था में कोई भी इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। समझे? ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज। क्या है बाबू, इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज। ठीक है, यानी कि साधनों का, ये क्या कहते हैं, सॉरी, महत्वपूर्ण क्रियाओं का, क्या है, इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज, महत्वपूर्ण क्रियाओं का सूचना देना। ठीक है, यानी कि देखिए क्या होता है, महत्वपूर्ण जो भी इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज होते हैं उसके बारे में, उससे संबंधित ये इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे देखिए ये बिजनेस को क्या करता है, हम तो जानते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिजनेस को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सूचनाएं देता है। उसके साथ साथ क्या करता है कि ये जो इंफॉर्मेशंस देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जो भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं उससे क्या होता है कि बिजनेस के बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, बिजनेस के डायरेक्टर्स या उसके मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं, जैसे कि उसके मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इस पर डिपेंड होते हैं, इसके इंफॉर्मेशंस पर। ठीक है, ताकि वो फ्यूचर के लिए कोई प्लान कर सके। फ्यूचर में जैसे कोई प्लान करने के लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं उसी इंफॉर्मेशंस पर बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर यानी कि संचालकों की जो समिति होती है, उनका जो ग्रुप होता है, अब संस्था के संचालक या निदेशक कहा जाता है, उन लोगों के साथ साथ संस्था के जो प्रबंधक होते हैं उन सब का क्या होता है कि इस पर नज़र होता है
ठीक है, वो नज़र टिकाए रहते हैं ताकि वो बेहतर ढंग से क्या करें, अपने प्लानिंग को, मतलब अपने फ्यूचर के लिए अपना प्लान कर सके। ठीक है, और बिजनेस को, अपने कंपनी को, अपने व्यवसाय को आगे लेकर के जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। क्या है बाबू, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ठीक है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ठीक है, यानी कि जो भी रिसोर्स है उसका सही तरीका से यूटिलाइज होना। ठीक है, यानी कि साधनों का समुचित उपयोग। ठीक है, देखिए वित्तीय विवरण से इस बात की भी जानकारी मिलती है, हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं इससे ये भी चीज़ें हमें जानकारी प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, कि बिजनेस के पास उपलब्ध साधनों का, जो भी बिजनेस के पास सोर्सेस हैं उसका सही और सही ढंग से उचित तरीका से उसका उपयोग हो पाता है या नहीं हो पाता है। समझे, ऐसे मानते हैं बिजनेस में कोई भी चीज़ सोर्सेस जो उपलब्ध है उसका किस तरह से, किस ढंग से उसका यूटिलाइज बिजनेस के अंदर किया जा रहा है, इसके बारे में भी सूचना फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्राप्त हो जाता है। समझे, उसके बाद क्या है बाबू, उसके बाद है हेल्पफुल इन एस्टिमेटेड कैश फ्लो। ठीक है, हेल्पफुल इन एस्टिमेटेड कैश फ्लो, यानी कि क्या कहते हैं कि रोकड़ का जो प्रवाह होता है, कैश का जो फ्लो होता है, रोकड़ प्रवाह जो होता है, ठीक है, उसमें अनुमान रूप से सहायक होता है, यानी कि उसके अनुमान लगाने में, एस्टिमेट करने में, ठीक है, ये हेल्पफुल होता है। समझे, जैसे देखिए यहाँ क्या होता है कि वित्तीय विवरण में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 फाइनेंशियल पीरियड के दौरान, ठीक है, क्या होता है 2 फाइनेंशियल पीरियड के दौरान ये देखा जाता है। ठीक है, उसके बारे में ये जानकारी दोनों इस क्या आप कह सकते हैं कि जैसे क्या कहते हैं कि 2 अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, आप साधारण शब्दों में जाने कि 2 अकाउंटिंग पीरियड के बीच में कैश का प्रवाह जो होता है, रोकड़ का जो प्रवाह होता है, यानी कि कैश का फ्लो जो होता है, उससे के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ प्राप्त किया जाता है। समझे, और उसके बाद क्या है लास्ट, हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी। ये क्या होता है कि कंपैरेटिव स्टडी करने में भी हेल्पफुल होता है। समझे, जैसे कंपैरेटिव स्टडी मतलब तुलनात्मक अध्ययन में सहायक होता है। ये तुलनात्मक अध्ययन, ये कंपैरेटिव स्टडी होता क्या है। ठीक है, तो देखिए वित्तीय विवरण के आधार पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पर हम क्या करते हैं कि किसी भी कंपनी के कम से कम 2 या 2 से अधिक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, ठीक है, उसके अकाउंटिंग स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और देखते हैं कि 2 या 3 अकाउंटिंग पीरियड के दौरान किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन क्या था। ठीक है, हम जानते हैं क्या करते हैं कि किसी भी कंपनी के 2 से 3 साल का हम क्या करते हैं, कम से कम 2 होना चाहिए कंपेयर करने के लिए, कहीं भी कंपेयर करने के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि कम से कम 2 साल का हम फाइनेंशियल रिपोर्ट लेंगे, ठीक है, और दोनों के स्टडी करेंगे और देखते हैं कि क्या होता है कि पिछले साल का जो लास्ट ईयर का हमारा कंपनी का जो पोजीशन था, फाइनेंशियल स्थिति जो था वो, और फिर हम करेंट ईयर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्टडी करेंगे और उससे उसका अभी का पोजीशन जानेंगे। ठीक है, और उसका कंपेयर करेंगे दोनों से, और वहाँ क्या करते हैं, वहाँ जो दोनों के बीच जो ट्रेंड्स होते हैं उसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, और उसके लिए हम एक क्या करते हैं, एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी तैयार करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या रहा, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझे, समझ में आया? चलिए, तो देखिए हम क्या करते हैं कि अगर आप इस पॉइंट को समझ लें, ठीक है, ये क्वेश्चंस खास करके आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अगर पूछेगा तब तो आप इसको बस ऐसे ही वेरी शॉर्ट लिख देंगे।
ठीक है। लेकिन कभी कभी 5 मार्क्स के लिए भी 12 बोर्ड एग्जाम में पूछता है, जैसे बिहार बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा। तो आप क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को नोट करने के बाद अपने आंसर शीट में ये पॉइंट देंगे, ठीक है। इस पॉइंट को आप निश्चित तौर पर याद रखेंगे और इस पॉइंट को आप, जैसे मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया, इस सब को डिफाइन करके बताया आप, ठीक है, बस उन्हीं चीज़ों को आप क्या करेंगे, डिफाइन कर लेंगे अपने आंसर शीट में। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, समझे। हाँ, यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो आपको लॉन्ग ही लिखना होगा, समझे। वहाँ शॉर्ट नहीं लिखना पड़ेगा, वहाँ जो भी क्वेश्चंस होते हैं लॉन्ग ही होते हैं। तो वहाँ आपको ये इन सारी चीज़ों को लिख करके इन सारे पॉइंट को डिफाइन करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने कैपेसिटी के अनुसार जितना कर सकते हैं डिफाइन कीजिएगा, ठीक है। बट ट्राई ये रखें, आपका एम ये होना चाहिए कि आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकें, ठीक है। और इसके लिए एक चीज़ और आप करेंगे, इसके साथ साथ आप जो भी अकाउंट का बुक रखें, ठीक है, तो उसका सेल्फ स्टडी निश्चित तौर पर कीजिए। इस चैप्टर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का सेल्फ स्टडी ज़रूर करें। वहाँ से क्या कहते हैं, जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप सीख जाएंगे, बहुत कुछ आपको मिलेगा, समझे। तो ऐसे इसीलिए कहा भी जाता है कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, ठीक है। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, समझे। तो आप इसके साथ साथ सेल्फ स्टडी भी करें ताकि आप इसको और बेहतर कर सकते हैं, समझे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे, ठीक है। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।